गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 3 अगस्त 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का ब्रीफ न्यूज़ एनालिसिस मैं करूँगा। कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस आज नहीं कर पाऊँगा, समय की मेरे पास कमी है आज। बाकी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट कर देता हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जो मैं न्यूज़ डिस्कस करता हूँ ये दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण है और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। दिल्ली में आपको रहते हैं तब आपको ये न्यूज़ मिल पाएगा, ये न्यूज़पेपर मिल पाएगा। अगर आप बिहार में हैं, मान लीजिए पटना में, तो आपको पटना संस्करण मिलता होगा। लखनऊ में है तो लखनऊ संस्करण मिलता होगा। प्रयागराज में है तो प्रयागराज संस्करण मिलता होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको अगर आप इंटायरली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं देन आपको दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण ही पढ़ना चाहिए। और अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर आपको लोकल एडिशन भी पढ़ना चाहिए और दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण भी पढ़ना चाहिए। लोकल एडिशन आप खरीद के पढ़ सकते हैं और राष्ट्रीय संस्करण जो है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि पेपर पढ़ना चाहिए। इस तरह से न्यूज़ को टिक करके मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ, तो जिस न्यूज़ को टिक करके मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ उस न्यूज़ को ज़रूर पढ़ें। अमेरिका के जो संसद हैं, जिसे हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं, तो कांग्रेस के 2 सदन हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। हम लोगों का जो निचला सदन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा। और अमेरिका में जो सांसद है यानी अमेरिकी कांग्रेस जो है उसके निचले सदन को बोलते हैं प्रतिनिधि सभा। चीन की धमकी को नज़रअंदाज करके ताइवान पहुंच चुकी है। प्रतिनिधि सभा की स्पीकर है ये नैन्सी पेलोसी, राइट। तो ये काफ़ी सुर्खियों में रही थी, इसलिए इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मारा गया अल कायदा सरगना जवाहिरी बेसिकली ओसामा बिन लादेन के साथ मिलके अमेरिका में जो टेरर अटैक हुआ था, 9/11 का जो अटैक हुआ था, उस अटैक का बेसिकली सूत्रधार ये दोनों ही थे। एक ओसामा बिन लादेन थे, एक जवाहिरी थे। और जवाहिरी को फाइनली अमेरिका ने अफगानिस्तान में ही एक कहीं छुपा हुआ था वो किसी गेस्ट हाउस में, वहाँ पे उसे ड्रोन से मार गिराया। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। साक्ष्य की तलाश में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंची ईडी। दोस्तों यहाँ 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस न्यूज़ का 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक तो नेशनल हेराल्ड केस क्या होता है। नेशनल हेराल्ड केस काफ़ी चर्चा में रहा था। माननीय सोनिया गांधी जी को और माननीय राहुल गांधी जी को पूछताछ किया गया और नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर रही है ईडी। तो नेशनल हेराल्ड क्या है, एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ईडी क्या है। कल मैंने लगभग 20-21 मिनट का वीडियो बनाया था ईडी के बारे में, और इस तरह से देश में जितनी भी संस्था फेमस है मैं एक एक करके हर एक संस्था पे वीडियो बना दूंगा ताकि उसको आप लोग डिटेल से देख सकें। तो ईडी पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। अगेन कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हो रहा है। जिनको जिनको कॉमनवेल्थ गेम में पदक मिल रहा है उनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में क्वेश्चन तो नहीं पूछता, लेकिन स्टेट पीसीएस में और वनडे एग्जाम में निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीएसटी से परिवार पे नहीं बढ़ रहा है बोझ, एक बार इसको भी देख सकते हैं। बाकी जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जीएसटी काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए, जीएसटी काउंसिल किस तरह से फंक्शन करती है उसके बारे में पता होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना आर्टिकल 279A के तहत किया गया है। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जीएसटी के बारे में। भारत में विलय की मांग करने वाले पे पाक सेना ने बरसाई गोलियां। मुजफ्फराबाद जो एरिया है जो पाक के ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पे आंदोलन चल रहे हैं और स्वाभाविक रूप से आंदोलन चल रहे हैं। वहाँ पे जो लोग भारत में विलय करना चाहते हैं उस पर पाकिस्तानी सेना ने ना सिर्फ गोलियां बरसाई, लेकिन बल्कि जिन लोगों को गोलियां लगी है उनको भी डॉक्टर उपचार के लिए इलाज नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहा है। अब सोच कर देखिए, यानी पाकिस्तान के
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी अब इस तरह का आंदोलन चल रहा है कि हमें भारत के साथ विलय करना, और ये देखिए पाकिस्तान के झंडा को किस तरह से वहां जला रहा है लोग। फरवरी 2023 में होगा विश्व पुस्तक मेला। नॉर्मली दिल्ली में इसका आयोजन होता है, और दिल्ली में इसका आयोजन बेसिकली प्रगति मैदान में होता है। यूएई में कैंपस खोलेगा आईटी दिल्ली। बेसिकली हमारा जो यूएई के साथ समझौता हुआ था, जिसे हम लोग सिपा कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था यूएई के साथ, उसमें हमने कमिटमेंट किया था कि हम अपना एक आईटी कैंपस खोलेंगे यूएई में। तो फाइनली आईटी दिल्ली एग्री की है, आईटी दिल्ली अपना कैंपस यूएई में खोलने वाली है। देखिए दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट बेसिकली ये है कि मालदीव को भारत ने $10 करोड़ की भारत मदद दे रहा है, तो इस रूप में इंपॉर्टेंट है। इसका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत, देखिए जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष, चाहे भारत आए या भारत के राष्ट्राध्यक्ष कहीं और जाए, तो उस राष्ट्र के संबंधों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। विशेष रूप से अगर भारत के पड़ोसी देश को अगर इंडिया आते हैं, तो वो देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से भी, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी, पीटी पर्सपेक्टिव से भी। भारत मालदीव संबंध क्या है, भारत मालदीव संबंध की शुरुआत कैसे हुई थी, भारत मालदीव संबंध के क्या क्या सकारात्मक पॉइंट है, भारत मालदीव संबंध के क्या क्या नकारात्मक पॉइंट है, राइट। भारत ने कौन कौन सा अभी तक ऑपरेशन किया है मालदीव में, तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब आपके बुक में भी मिल जाएगा। वन्य जीव के संरक्षण के लिए कानून और सख्त, राज्य ले सकेंगे फैसले। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सरकार संशोधन करने वाली है। और कुछ क्या संशोधन होगा कुछ दिन में हमें पता चलेगा, लेकिन सरकार इसमें संशोधन करने का प्लान कर रही है। अवैध खनन के लिए कार्रवाई के लिए एनआईए जैसे कार्यबल की मांग। अवैध खनन को रोकने के लिए आपने देखा होगा किस तरह से एक डीएसपी को मार दिया गया, अवैध खनन को रोकने के लिए गया था, और कहाँ गया था, अरावली में गया था। तो ऐसे में एनआईए जैसे कार्यबल की मांग की जा रही है जो अवैध खनन को रोक सके, अरावली के अवैध खनन को रोक सके। तो एनआईए क्या होता है इसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। ईडी प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाए जाने को चुनौती, कोर्ट ने मांगा जवाब। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मैटर गया था, और ये मैटर बेसिकली गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के तहत। इस संशोधन के तहत ईडी के कार्यकाल को 5 वर्ष करने का प्रावधान किया गया था, और साथ ही साथ सीबीआई के कार्यकाल को भी, सीबीआई प्रमुख के कार्यकाल को भी 5 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। अब इस जो संशोधन सरकार ने किया था, इस संशोधन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया गया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग से और केंद्र सरकार से इसका जवाब मांगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या होती है, केंद्रीय सतर्कता आयोग कैसे काम करती है। मान लीजिए कि ईडी का कार्यकाल बढ़ाना था या सीबीआई का कार्यकाल बढ़ाना था, सीबीआई के प्रमुख का या ईडी के प्रमुख का, तो फिर सीवीसी वहाँ इन्वॉल्व कैसे होती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कैसे वहाँ इन्वॉल्व होती है, केंद्रीय सतर्कता आयोग कैसे वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, राइट। अगर सीबीआई के प्रमुख का कार्यकाल हमें बढ़ाना है, तो फिर हमें सीवीसी वहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयोग कैसे इन्वॉल्व होती है, ये इंपॉर्टेंट है। चिनाब सेना ने उफनती चिनाब की लहरों पे किया शक्ति परीक्षण। देखिए जब भी इस तरह का नदी चर्चा में हो, इमीडिएटली जाकर के पढ़ लीजिए चिनाब नदी कहाँ है,
कहाँ से निकलता है, कहाँ मिलता है? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिंधु की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। सिंधु की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है आपको चिनाब नदी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इस पे कौन कौन सा बांध है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, जाकर के देख लीजिएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग ने पराली को लेकर के नीति तैयार करने को कहा। देखिए छोटा न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वायु प्रबंधन खास करके दिल्ली के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में जिस तरह से एयर पोल्यूशन होता है, उसी को एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया गया था, और जिसने कहा है कि पराली नीति लाई जाए। दिल्ली के एयर पोल्यूशन का सबसे बिगेस्ट रीजन है पराली। पराली क्या होता है? जो पुआर होता है, लार होता है, उसको हम लोग पराली कहते हैं। और दिल्ली में एयर पोल्यूशन कब से कब होता है पता है? दीपावली के समय मान लीजिए दिल्ली में एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन होता है। 15 अक्टूबर से लेकर के 15 मार्च के बीच में दिल्ली में एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन होता है, और उस पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है पराली। तो इसलिए जो वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग है, इनका कहना है कि पराली नीति इमीडिएटली लाया जाए, ताकि आगामी जो 15 अक्टूबर आने वाले हैं उससे पहले पराली नीति ले आइए, ताकि हम दिल्ली एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। बाकी दिल्ली एयर पोल्यूशन का क्या रीजन है, उसका क्या समाधान है, अभी तक सरकार ने क्या किया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। CUET का दूसरा चरण गुरुवार को प्रवेश पत्र जारी। देखिए यूपीएससी तो नहीं, यूपी पीसीएस ने, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था CUET का फुल फॉर्म का। CUET जो है बेसिकली एक टेस्ट है, इसको बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। डायरेक्टली इतना आपको पता होना चाहिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जब पेपर पढ़ रहे हैं तो ये जो शब्द आता है, इस तरह के शब्द को भी अच्छे से देख ले क्या कीजिए, ताकि वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर आप दे सकें। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अधिसूचित क्षेत्रों के निवासियों, स्थानीय निवासी को 100% कोटा और संवैधानिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, वो निर्णय एक नज़ीर बन जाता है, वो निर्णय एक अभिलेख बन जाता है निचली अदालत के लिए। और इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख कोर्ट कहा गया है आर्टिकल 129 के तहत। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय सुनाया गया है तो उसके आधार पर हाईकोर्ट या लोअर कोर्ट कोई निर्णय सुना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया। बाकी ये पढ़ लीजिएगा इसको। तालिबान की मुश्किलें बढ़ाएगी जवाहिरी की मौत, पढ़ सकते हैं एक बार। कचरा प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कचरा प्रबंधन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कचरा प्रबंधन कैसे होता है, या कचरा के प्रकार कौन कौन सा है, प्लास्टिक कचरा क्या है, अन्य कचरा क्या है, उसका समाधान कैसे कैसे हो सकता है। तो कचरा प्रबंधन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए है। अगेन हमारे देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो गई है 26 जुलाई से, इसलिए इसको लेकर के यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ है। इस न्यूज़ को आप लोग डिटेल से, इस आर्टिकल को डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूपीआई के जरिए 6 अरब की उल्लेखनीय लेन देन हुआ, जो उल्लेखनीय उपलब्धि है पीएम मोदी। तो यूपीआई के द्वारा 6 अरब का लेन देन हो गया, आप सोच कर देख सकते हैं। जुलाई में 6 माह के निचले स्तर पे यानी 6.80 पे पहुंची बेरोजगारी दर। निश्चित तौर पे हमारे देश के लिए अच्छा कदम है। और ये देख लीजिएगा, ये न्यूज़ भी एक बार देख लीजिएगा। अगेन कॉमनवेल्थ से संबंधित है, और कॉमनवेल्थ में किनको स्वर्ण मिल रहा है, किनको रजत मिल रहा है, किनको कांस्य मिल रहा है, भारत से कौन कौन खिलाड़ी संबंधित है, किस किस खेल से संबंधित है, और ओवरऑल इंडिया का पोजीशन क्या है, इन सब पे आपकी नज़र होनी चाहिए। दोस्तों इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आज। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।